Before I begin this podcast, I want to lay the picture out a little bit. ठीक है? और मैं आपकी तारीफ करूंगा, शर्माना मत. I think you are probably one of the most interesting tech opinion writers, या मैं क्या बोलूँ, tech takers, tech commentators in the Indian scene. And you know, your existence on Twitter has largely been anonymous, and probably that has helped or not helped get the message across as much as it could have. The other interesting reason is because there is a central idea that I've come to understand from you about the tech scene, which I think if people understood more, if they realized it better, शायद इंडिया के टेक सीन में 2, 4, 5, 8% हम ग्रोथ सिर्फ उस कल्चरल इम्पैक्ट की वजह से डाल पाएंगे. तो आज मैं चाहता हूं कि एक हम कवर कर पाएं कि व्हाई आर यू दिस इंटरेस्टिंग इन वट एवर वे दैट यू माइट बी इंटरेस्टिंग. आई एम नो जज ऑफ वेदर यू आर राइट और रॉन्ग. एंड टू, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वॉट according to you does India need to take its tech future forward. Does that make sense? Have I done a good job? Yes. Like, how do you diagnose the current scene of tech in India? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोडक्शन होता है, बिल्डिंग होता है, मटेरियल बिल्डिंग होता है, मतलब जो रियल मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ होती है. सॉफ्टवेयर शुड बी यूज्ड फॉर दैट फर्स्ट, एंड देन सॉफ्टवेयर शुड बी यूज्ड फॉर इट्स ओन पर्पसेस लाइक सर्विसेज एंड अदर थिंग्स. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक इकोनॉमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग होती है. ये चीज़ तो अग्री कर रहे हो, राइट? अब ये पूछो कि यार ऐसा क्या है कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं और बाहर मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसका क्या रीज़न है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है अपने आप में, इसकी सोसाइटल क्या चैलेंज है, और उसका आंसर भी मैं तुम्हें दे देता हूँ. एक कल्चरल इशू है. कल्चरल इशू ये है कि इंडिया में जब भी कोई काम हाथ से होता है उसको थोड़ा हम लोग कम वैल्यूएबल मानते हैं, हाँ कि ना? हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ. मतलब हाँ, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स की इतनी औकात नहीं होती. अरे छोड़ो मैन्युफैक्चर की यार, अगर एक आदमी हाथ से काम कर रहा है, कोई भी आदमी हाथ से काम कर रहा है, एक कारीगर का वर्ड सुना है ना, कारीगर, है ना, जब भी आता है वो मिस्त्री कारीगर, राइट, उसकी सोसाइटी में कोई बहुत बड़ी इज्जत नहीं है. बिल्कुल. पर वो काम बहुत अच्छा करता है. कारपेंटर काम बहुत अच्छा करता है. मैंने पोस्ट भी किया था प्रेम कारपेंटर के बारे में. इसमें अगर टाइम मिले तो डालना उस पोस्ट को, कि एक कारपेंटर है जो पुणे में है, जो बहुत अच्छा पैसा कमाता है, शायद पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो जितना अच्छा काम करता है हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं. पैसा बनाता है बट हम उस काम की वैल्यू नहीं करते हैं. ये सच्चाई है कि नहीं, हमको ये बताओ. हाँ, मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल है ये कि हाथ से करने वाले आदमी की इतनी, दिमाग से काम करो और सीट पे बैठो और ऑफिस में करो, ये अपना एस्पिरेशन रहता है. पर ये इंडिया का नहीं है, यूनिवर्सली है. ब्लू कॉलर वेस्ट में इतना ब्लू कॉलर वर्कर की इज्जत है. मूवी देखो, द ऑफिस आई थी, ऑफिस स्पेस, हाँ, जिसमें एंड में ब्लू कॉलर बन जाता है, उसे काफ़ी एस्पिरेशन होती है. हाँ. ब्लू कॉलर की इतनी, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया वहाँ पे, उसकी इतनी थू नहीं है, मतलब उसकी फिर भी इज्जत है. हाँ, मतलब बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वर्कर तो मतलब यू नो काफ़ी उसकी दबदबा दिखाया जाता है, काफ़ी मूवी में कैरेक्टर होता है वो यार. राइट. इंडिया का कंस्ट्रक्शन वर्कर देखो, जो मेरा मलबा धो रहा है सर पे, हाँ, उसकी तो बिल्कुल इज्जत नहीं होती, राइट? नहीं. और ये कल्चरली हमारे कल्चर में एम्बेडेड है कि काम करना हाथ से. थोड़ा सा अपने हाथ यूज़ कर लिए तो फिर थोड़ा बात ख़राब हो गई, दिमाग यूज़ किया तो बहुत अच्छी बात हो गई. राइट. जिसको मैं हाई IQ बोलता हूँ. हाँ. कि अपना काम हाथ से ना करना, इसकी वैल्यू इस कल्चर में ज़्यादा है. फिर दूसरी चीज़ आती है कि जो ईस्ट एशियन कल्चर्स हैं वो कलेक्टिव में अच्छे होते हैं, इंडिविजुअल में भले ही अच्छे ना हो, लेकिन कलेक्टिव अच्छा करते हैं. इंडिया वाले कलेक्टिव में कभी अच्छे नहीं होते हैं. अच्छा. तीन इंडियन को रख दो तो पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे. हाँ, तो ये तो अच्छा ही हुआ ना भाई कि कलेक्टिव में, लाइक कलेक्टिव ग्रुप बना दिए. पॉलिटिकल पार्टी मतलब काम कुछ नहीं करेंगे. I see what you mean. कि उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाना होगा. Guys, my first book just came out and I'm taking 1 second to interrupt your viewing to tell you about it. This is the first book I ever wrote. It's available on Amazon. It's called Don't Shut Up. It's a cheat sheet on how to handle the social world between your 20s and your 30s and what to do in situations where you might otherwise be confused. Go check it out. Tell me what you think. तो चाइना इज टॉप डाउन, Right. ऊपर से फरमान जाता है कि इकोनॉमी शुड डू दिस एंड दैट, एवरीबडी फॉलोज दिस. इंडिया इज बॉटम अप, कि नीचे से अपने आप चीजें उठती हुई ऊपर पहुंचती हैं. हर आदमी इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक है कंट्री, तो हम लोग को खुद करना पड़ेगा. तो एक बॉटम अप सोसाइटी में
बिलीव चाहिए, फॉलो करने की कम्युनिटी चाहिए जो ये बात समझे कि हमें खुद ही अपने हाथ से काम करना पड़ेगा, राइट. तभी कंट्री आगे बढ़ेगी, वरना कंट्री आगे नहीं बढ़ेगी. इसकी बात हमने भी करी थी कि अगर वॉर हो जाती है तो वॉर में प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है. अब वहाँ टॉप डाउन है, यहाँ बॉटम अप है, तो यहाँ खुद ही काम करना पड़ेगा अपने हाथ से. वहाँ तो मतलब स्टेट मैंडेटेड वॉर का जो इक्विपमेंट है वो बनेगा. यहाँ पे तो एग्जिस्टिंग जिन्होंने बनाया है, जो कोऑप्ट कर सकते हैं कि भैया मेरी इस फैक्ट्री को इसमें लगा लो, वो ही रह जाएगा. ये मतलब है इस बात का. नहीं, मतलब कहने का है कि अगर वॉर होती है तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी. अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं लार्ज स्केल पे तो हम लोग वॉर को एक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. तो हर आदमी को मैन्युफैक्चरिंग में लगना पड़ेगा. और आज की डेट की मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं है जो 50 साल पुरानी हो. वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि सिर्फ हाथ मार के धातु पिघला कुछ बनाना है. ड्रोन बनाना पड़ेगा. दैट इज़ वेयर आवर फ्यूचर इज. तो नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया के अच्छे ड्रोन स्टार्टअप्स होंगे. बात समझ रहे हो? समझ रहा हूँ मैं. नेक्स्ट स्टार्टअप रोबोटिक्स के होंगे. अच्छा. नेक्स्ट स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग, कोर मैन्युफैक्चरिंग के होंगे, ना कि सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स होंगे, ना कि प्योर सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स. सो एक एटीट्यूडनल लेवल पे, एंड दिस इज समथिंग यू टोल्ड मी अबाउट बिफोर, आई हैव नेवर क्वाइट कंप्लीटली अंडरस्टूड. एक जो इसको कैसे बोलेंगे, लाइक देयर इज सॉर्ट ऑफ दिस फिलोसॉफिकल मूवमेंट दैट इज हैपनिंग इन द गलीज ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट की गलियों में, मैं ट्विटर को इंटरनेट का मोहल्ला समझता हूँ, ठीक है, जहाँ पे सारी आंटी आके बोलती हैं. टी पॉट कहते हैं उसको. टी पॉट तो चलो फिर भी सबके इंडिविजुअल टी पॉट्स होते हैं ना. Correct. मैं ट्विटर की ओवरऑल बात कर रहा हूँ. Correct. ट्विटर एक मोहल्ला है, जैसे Correct. इंस्टाग्राम एक फैशन शो है, था एटलीस्ट. अब ट्विटर एक प्रॉपर मोहल्ला है. ट्विटर पे आके लोग किड़किड़ करते हैं. और यहीं से बॉटम अप जो हमारे देश का नेचर है, जो शायद जापान का नेचर रहा है, जो शायद जर्मनी का नेचर रहा है, एज अपोज टू रशिया एंड चाइना जिनका टॉप डाउन नेचर रहा है, ऐसे उसमें मोहल्लों से उठे हुए मूवमेंट ही दूर जाते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल आप अन्ना हजारे वाला वो देख सकते हो, जो सबसे बड़ा मूवमेंट बना हमारी मॉडर्न लाइक लास्ट 15 साल की हिस्ट्री में. एक जो चीज निकल के आ रही है वो है ये ईएक इनैक, राइट. ईएक और इनैक. ये शायद पहली पॉडकास्ट होगी इंडिया के जो ईएक और इनैक की बात कर रही होगी. रणवीर पे बात नहीं करी आपने? हंस के ऐसे मत करो, बाद में लोग गाली मेरे को देंगे भाई. लोग बोलेंगे हंसा दिया उसके नाम पे. जब तक ये एपिसोड बाहर आएगा लोग सुन चुके नहीं, वहाँ पर ये बात नहीं करी. अच्छा. और ये हमारी ऑडियंस जो यहाँ की है, वो ट्विटर की भी ऑडियंस बहुत अच्छी है. वो ये चीज़ जिस तरह से समझती है, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, वो शायद उनकी ऑडियंस नहीं है. तो इस पर अगर 2 मिनट बात करें. 2 मिनट क्यों, 4 करो. देखो ऐसा है, सीधी सी बात है कि सारी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी हैं आज की डेट की, वो 19वीं सदी में वियना से निकली थी. ठीक. अब उसका नाम लेने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो फिलॉसफीज़ हैं इंडस्ट्रियल एज की, जिस एज में कैपिटल और इंडस्ट्रीज़ अलग अलग होते थे. उस एज में टेक्नोलॉजी नाम भी कोई चीज़ ही नहीं थी. सॉफ्टवेयर नाम भी कोई चीज़ ही नहीं थी. कंप्यूटर तो ईजाद हुआ नहीं था. कंप्यूटर तो छोड़ो, एरोप्लेन भी ईजाद नहीं हुआ था, रेडियो भी ईजाद नहीं हुआ था. आज की जो एज है 21st सेंचुरी, जो कि हम लोग क्वार्टर सेंचुरी निकाल चुके हैं, को एक नई पॉलिटिकल फिलॉसफी की ज़रूरत है. ये एक वो फिलॉसफी है. फिलॉसफी क्या है तुमको बताते हैं, सीधी सी बात है. एक मेंटालिटी है, जैसे हमारे कल्चर में एक मेंटालिटी है कि भाई जो चीज़ मेरे पास आ गई है, जो चीज़ मुझे मिल गई है, वो किसी और को नहीं मिले, भला ही उसको ज़रूरत हो. तो अगर ना मिले तो उसके 100 बहाने हैं. जैसे कि अगर हम बोल दें कि यार देखो ट्रैफिक बहुत है, तो कार मेरे पास है लेकिन इन गरीबों के पास कार ना है, क्योंकि अगर गरीबों के पास कार आएगी तो ट्रैफिक और बढ़ जाएगा. तो ये कहना, इफ़ यू से कि द पुअर शुड नॉट गेट अ कार इन इंडिया, देखा होगा तुमने आर्ग्यूमेंट यार, कि अरे कार सस्ती कर दोगे तो सबके पास आ जाएगी कार. राइट. ये उन्हीं के मुँह से निकलती है, इनके पास कार होती है. राइट. अब लेकिन जो गरीब आदमी से बोलो कि यार तुम्हें कार नहीं चाहिए, तो लाइक क्या बात करो सर, कार मिल जाए तो बहुत अच्छी, ज़िंदगी मेरी अच्छी हो जाएगी. गरीब के बच्चे तो सपना ही रखते हैं कार का. बिल्कुल. तो सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स. एंड द हैव्स आर डिसाइडिंग व्हाट द हैव नॉट्स वुड हैव based on various other reasons. For example, one reason is traffic, the other reason is pollution, obviously, Right. which is very valid reason, yaar. Super Honestly. valid.
The third reason in some cases is यार देखो climate change हो रहा है, which is very valid by the way, right? तो without disputing climate change, without disputing pollution, how do we solve the problem of them getting access to technology consumption by using technology? कि भाई मना करने से फ़ायदा क्या है कि यार तुम लोग कार मत चलाओ, हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो पोल्यूशन को रोके, जो क्लाइमेट चेंज रोके, हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं. वो एक आइडिया है एक्सेलरेशन का कि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करें. एक्सेलरेटिज्म, टेक्नोलॉजी यूज़ करें टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स एंड सिविलाइजेशन को एक्सेलरेट करें, आगे बढ़ाएं. तो उसका पूरा पेपर लिखा है किसी ने कि टेक्नोलॉजी यूज़ करना इज़ आवर रिलीजन, AI यूज़ करना इज़ अ रिलीजन, उसको रोको मत. सेल नॉन सैम में तो फायर हो गया कि भैया किसी लोगों ने बोला कि भाई तुम बहुत तेज आगे बढ़ रहे हो. हाँ. बताओ, सरप्राइजिंग. बताओ मतलब ये चीज बताओ कि किसी कंपनी को किसी ने आज तक बोला है कि तुम इतना तेज बढ़ रहा हो, तुमको फायर कर देंगे CEO को? किसी ने आज तक बोला है? विच इज सो काउंटर इंट्यूटिव. भाई ऐसा लग रहा है कि हाँ. मतलब अच्छा काम करने की जूते पड़ रहे हैं. हाँ. उसको फायर कर दिया रातों रात. हाँ. रातों रात फायर कर दिया. फ्राइडे को फायर हुआ. वो बंदा, हम लोग सब बैठ गए ट्विटर पे तैनात, बंदूक लेके. उस टाइम पे हमने कहा भाई ये साले, इसको अगर कोई कर सकता है तो फिर हमारा क्या है? हाँ, हम कौन है फिर? हम कौन है? हाँ. और देखो, सबने पूछा कि भाई उसने कुछ गलत किया है, उसने अगर पैसे चोरी किए हों या कुछ उल्टा सीधा किया हो, उसको खाली गोली हम मारेंगे. लेकिन बताओ तो, नहीं बताया नहीं किसी ने. तो हम लोग ने यार पूछा कि भैया क्या हो रहा है, तो पता चला कि इन लोगों ने फायर किया कि वो AI काफ़ी पुश कर रहा है आगे, है ना? राइट. मैंने एक ट्वीट मारी, सीधी सी मैंने एक ट्वीट मारी. मैंने कहा भाई देखो, AI पुश कर रहा है तो AI अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो हमारी इंडिया में आएगी तो लोगों की हेल्प होगी. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जब भी आती है, कोई भी टेक्नोलॉजी पकड़ लो भाई, बग्गी से कारें आई, घोड़ा से कार आई, तो लोगों को कार कन्वीनियंट यूज़ करके ट्रैवल जाना, सामान ट्रांसपोर्ट करना, रॉ मटेरियल, दुनिया भर मतलब पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ी. बिल्कुल. तो जो गरीब आदमी था, लंदन में ही था उस टाइम पे, तो वो थोड़ा अमीर हुआ, है ना? टेक्नोलॉजी से थोड़ी सी बरकत आती है. AI से बरकत आएगी. आप उसको छुपा के रखोगे, गूगल यूज़ कर लेगा, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर लेगा, हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे. सही बात. तो एक कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगी. बिग बिजनेस खा जाएगा उसे. बिग बिजनेस खा जाएगा. हाँ. खा के ना. हाँ. एक खाई आ जाएगी, वो खाई और डिफरेंसेस क्रिएट करेगी और इनइक्वालिटी क्रिएट करेगी. $15 में वो बेच रहा है AI. बेचने तो अच्छा AI है, बेचने तो, हम लोग कंज्यूम करना, तुम होते कौन है वो रोकने वाले? तो एक फिलॉसफी उसको कहते हैं डूमर, कि यार दुनिया खत्म होने वाली है. राइट. डूमरिज्म इज अबाउट द आइडिया दैट सिविलाइजेशन विल एंड and we should not do anything and we should just sit and die. I don't agree with that, and I'll tell you why. Because I see मेरे इंडियन भाई लोग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं. अगर हम उनको प्रोग्रेस नहीं करवाएंगे तो उनके पास कभी वो चीज़ नहीं आएगी जो हमारे पास है. उनकी प्रोग्रेस कराना, GDP बढ़ाना, इकोनॉमी बढ़ाने से ही आएगी. अगर हम ग्रोथ नहीं आएगी, किसी की जॉब नहीं लगेगी, नहीं तो वो लोग गए. तो इनको प्रोग्रेस कराना बहुत ज़रूरी है. हमारा डिस्कशन इस पे नहीं होना चाहिए कि यार AI नहीं आनी चाहिए. हमारा डिस्कशन होना चाहिए चलो AI आके क्या करेगी, हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, इन केस AI इज टेकिंग अप जॉब्स, हाउ डू वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ठीक है. हाउ डू वी हेल्प आवर पीपल. बट मोर इम्पॉर्टेंटली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर टेक्नोलॉजी जो आई है वो ह्यूमंस को हेल्प करती है. तो हाउ डू वी यूज़ टेक्नोलॉजी टू हेल्प. मैं तुमको एग्जांपल दूँ, तुम तो लॉ कर भी रहे हो, बहुत अच्छा एग्जांपल है. मैंने पेपर में लिखा था कि यार चलो, इज देयर अ वे टू यूज़ AI इन कोर्ट केसेस. ओके. लेट्स से देयर इज अ जुडिशियल AI दैट कैन सॉल्व सम छोटा मोटा कोर्ट केसेस. राइट. ताकि जो ओवरलोड है वो हटे. ओवरलोड है. हाँ. बहुत सिंपल जो रूल बेस्ड केसेस होते हैं कि भाई किसी का पार्किंग का इशू हो गया है या किसी का और कोई सिविल केस है. राइट. तो कैन देयर बी अ पायलट प्रोजेक्ट, राइट, दैट AI कैन बी यूज्ड बाय जुडिशरी to solve some simple problems based on just rules.
And if it can do that, if it can be proved that yes, this is possible, then AI can solve problems in seconds as opposed to days and months and years. Yes. प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं, लोगों की प्रॉपर्टी है, बोल रहे हैं भैया डिस्प्यूट हो गया, किसी ने डाल दिया, आपने एक बार पे के देखा अच्छा ये तो बिल्कुल वाइट ब्लैक एंड वाइट है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था. तो इंस्टेड ऑफ द जुडिशरी स्पेंडिंग मंथ्स एंड डेज एंड ईयर्स, AI can do that in matter of Days, minutes. right. Minutes. And solve those problems. So this is just a hypothetical example that I wrote in that paper. That paper I called ENAC. Huh. ENAC is obviously based on EAC. Right. No other reason to call it ENAC except the idea that we should use technology to accelerate our civilization, which is Indian civilization and Indian problems. Other example being, how do we put AI to solve corruption if possible? How do we use AI to do those things? एक हमारे रोड्स की जो प्रॉब्लम है, हम कैमरा से लिंक करके जो हाईवे का ट्रैफिक है और हाईवे की रोड्स हैं उसकी क्वालिटी बता सकते हैं. ट्रैफिक कितना आ रहा है उसके बेसिस पे हम असर्टन कर सकते हैं उसकी कितनी क्वालिटी, कॉस्ट, मार्किंग, लेन मार्किंग ठीक है कि नहीं है. तो AI भी यूज़ नहीं करनी है उसके लिए, तो उसके लिए तो बेसिक चीज चलेगा. लेकिन टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम गवर्नेंस अच्छी करें. बिल्कुल. 10 साल पहले का आइडिया था ई-गवर्नेंस का. हाँ मेरे को याद है. So anyway, some of these ideas are about e-governance. Some of these ideas are about things like health, कि डॉक्टर्स सबको मिल जाएंगे. Right. एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है. ये एग्जांपल यार डालना जरूर ना, कि AI टीचर एग्जांपल, इमेजिन करो कि AI टीचर है. AI अवतार. टीचर ठीक. प्रोफेसर है जो तुमको ट्रेन कर रहा है, पढ़ा रहा है. ठीक है. अब जब एक नॉर्मल टीचर होता है तो दे गेट अपसेट अबाउट सर्टन थिंग्स इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न फास्ट. दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे हैव देयर ओन मूड स्विंग्स. सही. They can only teach you X hours a day, 5-6 hours a day, and they have to go home. AI avatar, AI teacher can stay with you 24 hours and can understand your needs and your strengths. कहाँ पे तुम deficient हो, कहाँ पे तुम strong हो. Based on that, it can carve a whole course around curriculum, and then teach you. Then also, not just teach you, but also test you. Not just test you, but stay with you for the rest of your life. To guide you, chaperone you. Imagine कितना चेंज आ सकता है. हमारे बच्चे जो हमने बात करी ना, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही ढंग से, ये प्रॉब्लम चली जाएगी यार. अब देखो, बाइजू पे नहीं जाते हैं, एडटेक पे नहीं जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया सबको पता है सामने. राइट. लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करते हैं कि अपने यहाँ जो यूथ है उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, मेरे ख्याल से तो सोल्यूशन है आज की डेट में. AI से हर यूथ की, इंडिया के हर यूथ की ट्रेनिंग एक AI बॉट से हो सकती है, स्टार्टिंग राइट नाउ. Like we don't even have to, like we can do this in like a matter of months. That assign a teacher to every student in India, a mentor to every student in India. What would be the cost of something like this? Not much, yeah. Per student? School. कोई कॉस्ट नहीं है. तो इफेक्टिवली इन शॉर्ट, अगर तुम ChatGPT सबको एक दे दो, एक वर्जन ऑफ ChatGPT जो स्टूडेंट वर्जन है, तो $15 है ChatGPT की कॉस्ट मैक्स. ChatGPT प्लस हेजन प्लस ऐसे 3-4 सॉफ्टवेयर स्टैक किए, उससे एक अवतार बनाया, एक लैंग्वेज मॉडल बनाया और उसको एग्जीक्यूट करके रन कर दिया. पर स्टूडेंट कॉस्ट में भी $100, $150 पर ईयर. हाँ, पर स्टूडेंट पर ईयर 100. वो भी US की, मतलब अभी तो ओपन सोर्स मॉडल्स आ गए हैं. मिस्ट्रल ओपन सोर्स है, उसको बस रन करना है. तो ब्लैक पिल एंड वाइट पिल. ब्लैक पिल का मतलब हो गया कि यार देखो, डूम है, कुछ करने का फायदा नहीं है, इंडिया छोड़ो, जाओ इधर से अपने घर पे बैठ के डिप्रेस हो जाओ. वाइट पिल है कि सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, इनको कैसे यूज़ करें. हम अगर बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, तो ये निकल के कैसे चीज़ें आएंगी. जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको आइडिया कौन देगा. सही बात है. एक बहुत बेस मूवमेंट जो मैंने बोला ना, पॉलिटिकल मूवमेंट तो 1700-1800 और 19वीं सदी वाली हैं, लेकिन अगर एक नई मूवमेंट लाएं कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाएं, वो मूवमेंट का नाम IN/ACK है, इंडियन एक्सेलरेशन. लेट मी ट्राई एंड समराइज दिस. ठीक है, मेरे को बताना मेरे को सही समझ आएगी नहीं भैया. पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल ज़बरदस्त ये कह रहे हो कि जो लार्ज स्केल फिलोसॉफिकल अपग्रेडेशन आई है ना, वो 19वीं 20वीं सदी में आई है. अब तक हमने टेक्नोलॉजिकली बहुत अपग्रेड कर दिया है और इस अपग्रेडेशन के रहते
देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू फिलोसॉफिकल सिस्टम दैट अंडरगर्ड्स, जो नीचे से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ऑफ आवर थॉट फर्दर. और उस थॉट में एक गली कूचों में एक आइडिया निकला EAC का, विच इज इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलरेशनिज्म, इफेक्टिव एक्सेलरेशनिज्म, जो कहता है कि भाई टेक्नोलॉजी को फुल एक्सेलरेट करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी के पास वो पावर है दैट इट कैन कम एंड हेल्प मोर पीपल डू वेल इन लाइफ. सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो सकता है, सबके पास बिजली पहुंच सकती है, जिसका मतलब सबके घर में गर्मी आ सकती है, राइट, या सबके पास खाने मंडियां लग सकती हैं. अरे बिजली छोड़ो यार, ये का एक पार्ट है कि फ्यूजन टेक, अगर फ्यूजन टेक आ गया, फ्यूजन किससे? भाई फ्यूजन टेक इज अ टेक दैट हैज बीन on the horizon for last 50 years. अच्छा. It is the cleanest form of energy. अच्छा, फ्यूजन एनर्जी. हाँ, Fusion energy theorized. If you have seen movies like Back to the Future, उसमें वो फ्यूजन टेक से एक कार बनाता है, जो जब वो बाहर फ्यूचर से आता है तो वो केले का छिलका डालता है तो पूरी कार चल जाती है. एग्जाम्पल है उसका. बट फ्यूजन इज सपोज टू यूज एनी मटेरियल टू प्रोड्यूस नियर इन्फिनिट एनर्जी. अच्छा, ठीक है. Sun runs on fusion, right? राइट. No radiation, जो न्यूक्लियर फिशन का प्रॉब्लम है. राइट. It actually forms, bigger bonds so that it produces more energy than it uses. अगर वो आ गया तो गली मोहल्ले में जो जनरेटर चलते हैं ना आज की डेट में, खत्म. Right. अब ये देखो, अगेन ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कल आ जाएगा. हाँ. ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आने वाला है. मैं कह रहा हूँ कि इस पे कॉन्वर्सेशन तो हो, ठीक. एक होप तो हो. ठीक. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बटन दबाया हो गया. मैं बता रहा हूँ कि पूरी सोसाइटी को तुम डिप्रेस कर दोगे और उनको बताओगे नहीं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, आ सकती हैं, अगर आ जाएंगी तो जिंदगी अच्छी होगी. सुपर कंडक्टर की बात चल रही थी. हाँ, बहुत लंबी बात चल रही थी, याद है एक बार? हाँ, बीच में हमने करी भी है सुपर कंडक्टर. मैंने बहुत बात करी उसकी. हाँ. सो ये टेक्नोलॉजी अगर आ जाती हैं तो लाइफ अच्छी होगी. अब ये नहीं है कि हमने बोला और आ गई. और ये भी नहीं है कि अगर हमने उस चीज को बनाया, देखो कोई भी चीज एकदम से नहीं बनती है. ठीक. जादू से नहीं बनती है. हाँ. तो ये भी नहीं है कि हमने उस चीज को बनाया और वो फेल हो गए तो हम गिव अप करते हैं. बिल्कुल. हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा. उसी को इफेक्टिव एक्सेलरेशन कहते हैं. हाँ. कि यू work on the path of technology, keep working as a civilization and not be held hostage to doomerism. राइट. समझ रहे हो आप? राइट. क्यों? क्या एग्जाम्पल है इसका? जर्मनी ने न्यूक्लियर प्लांट सारे बंद कर दिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर. अभी रिसेंटली. अच्छा, रिसेंटली. डूमरिज्म. न्यूक्लियर टेक को किसी ने बोल दिया कि भाई हार्मफुल है, बंद कर दिया. एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं आजकल? कोल से. Which is worse, no? Which is worse. Everybody knows that. At least environmentally is worse, right? न्यूक्लियर में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉल्व करो. भाई अगर तलवार है और उसका ब्लेड बहुत नुकीला है तो हाथ भी काटती है, सामने वाले को भी काटेगी. लेकिन तलवार और चाकू को अगर उसकी धार पैनी नहीं है तो फायदा क्या है? फिर रखा ही क्यों है? राइट. अब न्यूक्लियर टेक हार्मफुल भी हो सकता है, बट उससे एनर्जी निकलती है. सो इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ इट, मेक इट बेटर. फ्रांस इज रन एंटायरली बाय न्यूक्लियर टेक. दे आर नॉट स्टूपिड, राइट? दे शुड बी वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग न्यूक्लियर टेक. बट उनका जो कल्चरल माइंडसेट है इस समय डूमरिज्म का, कि नो, बिकॉज न्यूक्लियर टेक कैन अफेक्ट, it can be used against humanity or it can affect, like Fukushima, it can go wrong. Let's not use it, let's use coal. But by going back to coal, you're actually producing more pollution. And you're stopping progress. You're stopping progress. And how do we move forward? Because if we don't move forward, right? The moving forward will not happen in an instant. It's a constant movement. Iterative, inch by inch before a big change happens. Yes. Right. Worst case, what will happen? We'll fail, but at least we would have tried and failed. Right. सिविलाइजेशन भूल गया यार ये काम. मैं मतलब इतना सरप्राइज हो गया हूँ कि जब हम बच्चे थे तो हमको ये बोला जाता था कि एक कहावत थी कानपुर में कि जो गिरते हैं वो घोड़े पे चलते हैं, घुटनों के बल चलने वाले गिरते कहाँ हैं? राइट. गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, जो घुटनों के बल है चलते वो
कहाँ गिरते, पूरा सिविलाइजेशन भूल गया इस चीज़ को यार। नई चीज़ें ट्राई करना बंद कर दिया है, नई चीज़ें ट्राई नहीं कर रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी ट्राई नहीं कर रहे हैं। एआई आए तो उसके सीईओ को फायर कर दिया। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? और जहाँ पे हम लोग इंडिया हैं, जहाँ पे हम लोग दुनिया को देख रहे हैं कि भाई वहाँ क्या कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर वही कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर भी वही आने वाला है, यहाँ पर भी वही आने वाला है। यहाँ पर तो आ चुका है। यहाँ का न्यूक्लियर प्लांट जब बन रहा था तो साउथ में तो उसका हो गया था प्रोटेस्ट हो गई होगी। हाँ, तो यहाँ पर भी फुल प्रेशर है। तो यहाँ पे तो यार अगर ये सब चीज़ें अगर लार्ज स्केल पे आ गई तो हमारी कंट्री तो आगे चलने से पहले पीछे चली जाएगी। तो कैसे इसको एड्रेस करें, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करें, लाइफ अपनी अच्छी कैसे करें, इसके लिए एक मूवमेंट है, उसका नाम है इनैक। इनैक का मतलब इंडियन एक्सेलरेशनिज्म। और अपना गोल सिंपल है कि लाइक माइंडेड पीपल को जोड़ के एक नई फिलॉसफी प्रमोट करनी है। कोई पॉलिटिकल पार्टी वार्टी वाला नहीं है। बट ये एजेंडा है कि यार इंफ्रा अच्छा करो, अपनी लाइफ अच्छी करो, और ये मैसेज पीपल इन पावर को देना है। क्योंकि टेक लोगों का कोई कोई कभी एक यूनाइटेड आइडियोलॉजिकल फ्रंट नहीं है ना, कोई उनकी कोई यूनाइटेड एक कॉन्वर्सेशन नहीं है, सब सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड है। किसी सगे नहीं होते इसलिए। क्यों? प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटलिस्ट, उस माइंडसेट से सगे नहीं होते, या फिर क्या रीजन है उसका? मैं तुमको सच्चाई बताऊं? सच्चाई बताना, झूठ तो बोलो मत। मुझे तो लगता है इसलिए क्योंकि वाकई में हाथ यूज़ नहीं करते। हाँ, टाइपिंग करते होंगे लेकिन वो दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाथ नहीं यूज़ करते। मेहनत जो है सारी दिमाग वाली है। एक लैक ऑफ यूनिटी है पूरे, स्पेशली इंडिया में। और वो लैक ऑफ यूनिटी जो टेक में है वो दिखती है। एग्जाम्पल देखो, तुमको बताते हैं। अब शायद कई लोग इस पर उंगली उठाएं, बेंगलोर में कोई भी रोड ढंग की नहीं है। कहोगे बेंगलोर कोई भी रोड ढंग की नहीं है। हाँ। आज नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से यही चल रहा है। एक महीना ये लोग हड़ताल करते ना, बोलते भैया ये रोड ढंग की बनाओ, चलो ठीक है, उसके आगे कुछ ना हो, लेकिन एक महीना नॉइज़ क्रिएट करते हैं। कोई कुछ नहीं कहता है, कोई सब लोग ट्विटर पे आके कंप्लेन करेंगे ट्रैफिक बहुत है, ये रोड ख़राब, वो रोड ख़राब है, बट कोई भी खड़े होकर एक यूनाइटेड फ्रंट पे नहीं बोलता है कि हम लोग सब साथ में खड़े हों कि काम नहीं होगा महीने भर तक। रख लो, सैलरी रखनी हो रख लो, हम महीने भर तक कोई काम नहीं करेगा जब तक ये सिटी का इंफ्रा अच्छा नहीं होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं यार, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा नहीं एग्जाम्पल, मैक्रो एग्जाम्पल है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि कंट्री और नेशन के लिए सोचना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भारत में रहें या बाहर रहें, कहीं पर भी रहें, आप कंट्री के लिए सोचें, आप कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करें। वो एक थोड़ा लैकिंग रहता है। मैंने पोस्ट भी किया कि जो सबसे अनहैप्पी प्रोफेशन है दुनिया का, जो अपने प्रोफेशन से सबसे ज़्यादा अनहैप्पी है और सबसे वेल पेड है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ द person who is most unhappy with their job and is also very well paid for that job. Why are they unhappy? I would think they make enough money to not be unhappy, no? वह और फनी है, जितना ज़्यादा पैसा बनाता है उतना अनहैप्पी होता है। जो गूगल में काम कर रहा है वो और अनहैप्पी है। क्योंकि यार फिर कमिंग बैक टू दैट होल थिंग कि हाथ से काम नहीं हो रहा, हाथ से काम नहीं करते हैं तो वो प्राइड नहीं आती है। हाँ। कुछ बनाया है। एक जो फार्मर होता है ना, हमने बात करी थी ना, यहाँ पे कई फार्मर लोगों ने अपना लैंड बेचा। वो फार्मर होता है ना, वो फार्म जब करने जाता है, चाहे वो गुज्जर हो चाहे वो यूपी वाला फार्मर हो, वो अपने फार्म से बड़ा हैप्पी रहता है, काम से बहुत हैप्पी रहता है। मतलब 10 फार्मर से पूछोगे तो चलो, फार्मर सोसाइटी बहुत सारे होते हैं बाय द वे। हाँ, पर वो मतलब एक पूरा मनी लेंडिंग और वो वाली साइकिल में ज़्यादा होते हैं। फार्मर सुसाइड का रीज़न मनी लेंडिंग है। बहुत मतलब खेती फेल होना है। उनकी रेवेन्यू फ्रेजाइल बड़े होते हैं। अगर वो खेती के पैसा बना सकें तो खेती को बहुत प्यार करते हैं। अगर वो पैसा बना लें, अपनी ज़िंदगी चला लें, ठीक, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फॉर वेरियस रीजंस खेती से कमाई करना मुश्किल हो जाता है। कभी मिडिल मैन है, बहुत दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत प्रॉब्लम है खेती से पैसे। लेकिन वो खेती को गाली नहीं देते हैं, वो सिस्टम को गाली देते हैं। सिस्टम को गाली देंगे। और सही बात है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने काम को गाली देता है यार।
ये सच्चाई है, मतलब ऐसी तुम जानते हो इस चीज़ को। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को तो नहीं जानता, फाउंडरों को जानता हूँ मैं। फ्लेक्स। तो ये एक चीज़ है जो सॉफ्टवेयर की नेटिव है, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उसकी बात समझ रहे हैं, वो लोग ये चीज़ भी समझें कि हाथ से बनाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी हाथ से काम करना, भला ही वो 1 घंटे के लिए खेती हो या 5 घंटे के लिए मैन्युफैक्चरिंग हो, काम करना बहुत ज़रूरी होता है अपने हाथ से, क्योंकि उससे जो प्राइड आती है, जो कि हमने देखी है यूएस में, कि हर, अब तो खैर शायद कम हो गया, लेकिन पहले हर यूएस सबर्बन होम में एक गैराज होता है, और उस गैराज के अंदर जो हस्बैंड होता है वो लगा रहता है अपनी अपनी कुछ इजाद करने में लगा रहता है, गाड़ी ठीक कर रहा होता है अपनी। उसके बाद टूल सेट होते हैं, एक जगह है जो उसको होम डिपो कहते हैं, बिल्कुल। उसका पूरा सेक्शन ही सेल्फ टूल्स पे है, जो आप यूज़ कर सकते हैं घर लाके और अपने बिल्कुल बिल्कुल। फर्नीचर बना सकते हैं ना। होम डिपो बहुत बड़ी जगह है, और होम डिपो शायद बहुत बड़ी कंपनी भी है, और होम डिपो इज़ अ साइन ऑफ अ वर्कर और अ बिल्डर इकोनॉमी। होम डिपो के अंदर, बाय द वे, होम डिपो के अंदर जाओगे तो ऐसा नहीं कि बेड बने दिख जाएंगे, नहीं मैं समझ गया आपकी बात। हाँ वो दूसरी जगह है। होम डिपो में तो बहुत मैसिव स्केल पे कारपेंटर का सामान बिकता है, जो लोग खुद के लिए सेल्फ यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ। अपनी ट्रॉली लेके जाओ, वुड लेके आओ, सारा सामान लेके आओ, कील लेके आओ, स्क्रू लेके आओ, हैमर लेके आओ, अपना खुद बनाओ। तो वो एक साइन है ना कि लोग घर पे बनाते हैं, घर पे लाते हैं, गैराज खोलते हैं, उसमें से सामान डालते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं। बनाए अच्छा बनाए, बुरा बनाए, ना बनाए, बात दूसरी है, ना बनाए भी होता है, लेके आते हैं। इंडिया में वो बिल्कुल लैकिंग है, और वो अलग अलग रीजंस पे है। किसी के घर में जगह नहीं है, किसी के पास टूल नहीं है, टूल है तो एस्पिरेशन नहीं है, एस्पिरेशन है तो टूल नहीं है, दोनों है तो भाई जगह नहीं मेरे को है। लगता है एक लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है आदमी के पास। लाइक हमारे यहाँ हॉबी कल्चर कितना है। बिल्कुल नहीं है यार। हाँ मैं बता हिल गया क्यों? यार ये बिल्कुल सही बात बोली। हॉबी, अबे ये इंडिया कंट्री में मतलब हर बच्चे की हॉबी होती है एट सम पॉइंट, एंड वो भूल जाता है, भूल जाता है, मर जाती है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के भार के हाँ। नीचे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ उसका स्प्रेड होता है, बट लास्ट के जो 2-3 घंटे बचते हैं ना दिन के, आदमी उसमें चिंता करता है, आदमी उसमें फिक्र करता है, क्योंकि आदमी को पता है भाई अगर रोडें नहीं बनी हुई, पुलिस टाइम पे नहीं आएगी, कोर्ट केस टाइम से नहीं निकलेंगे, तो फिर क्या ही मेरा, कौन मालिक है मेरा। और आई थिंक ये चीज हम रियलाइज नहीं करते कि जो ये कल्चरल ब्लैक होल्स है ना, जो ये सोशियो पॉलिटिकल ब्लैक होल्स हैं हमारे आसपास, दे कंज्यूम और दे सॉर्ट ऑफ ईट आउट, लीक आउट सो मच ऑफ आवर पोटेंशियल इन दैट वे। मेरे को अगर पता है ना भाई कि जैसे आई थिंक अमेरिकन कंज्यूमरिज्म इज अ फंक्शन ऑफ देयर सोशल सिक्योरिटी, कि कल को मैं टूट टाट भी गया, क्रेडिट कार्ड पे लोन खींच लूंगा, पीछे से इकोनॉमी देख लेगी। हम यहाँ भाई साहब ओटीपी के ऊपर नहीं उड़े। मैं मजाक नहीं कर रहा, द नंबर ऑफ मैन आवर्स वेस्टेड एवरी डे बिकॉज ऑफ ओटीपीज, इज दैट अ जोक? लाइक वेयर इज, लाइक हाउ, व्हाई आर वी सच अ लो ट्रस्ट इकोसिस्टम? हम, और मैं समझता हूँ क्योंकि स्कैम बहुत होते हैं, दुनिया भर की बातें, लेकिन दैट लो ट्रस्ट इकोसिस्टम, दैट रीचेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओवर एंड ओवर बिफोर दे अप्रूव एनीथिंग, ट्रिप्लिकेट, गेट दिस इन ट्रिप्लिकेट। हाँ, क्योंकि मान मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा वो ट्रिपल में और सिंगल में। एंड सो ये इश्यूज हैं, बट मेरे को आई वांट टू कम बैक टू इनैक। इनैक का पेपर आपने लिखा है, तो उसका जो पहला मैनिफेस्टो था वो मैंने लिख दिया था उसमें, क्योंकि अब वो ट्विटर पे इट इज द रेज, सब लोग वही करते हैं, इंडिया का फ्लैग /ACC। हाँ, किसी को लगेगा ACC सीमेंट की ऐड है। देखो ऐसा है कि ओपन सोर्स है, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है भैया, कोई भी जिसको जानना हो। कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है? गिटहब पे वेबसाइट है, ओपन सोर्स वेबसाइट है, उस पर जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लिंक है उसका, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, उसको अपना कुछ कॉपी करना है, कुछ अपना बनाना बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बात ये भी नहीं है कि ये मैनिफेस्टो में कुछ लिखना है, बात ये है कि भैया अपने हाथ से काम करो। परसों जैसे हैकाथॉन हम लोग कर रहे हैं, जब तक ये आएगा तब तक हो चुकी होगी, तो हैकाथॉन होती थी पहले सॉफ्टवेयर की, हमने पहली हैकाथॉन मैन्युफैक्चरिंग करी है। मैं सोच रहा हूँ कि शायद किसी और ने भी करी होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी नॉलेज में मैं पहली हैकाथॉन यहाँ इंडिया पे करवा रहा हूँ, जो टिंकरिंग 25 साल वाले लड़के 20 साल जिन्होंने बेचारे हॉबी भूल के आ गए हैं, उनको कुछ भी बनाने को देंगे, टिंकरिंग करेंगे, फिजिकल स्टफ बनाएंगे, सर्किट देंगे, सर्किट बनाएंगे, भैया एयर कंडीशन कैसे बनता है और वॉशिंग मशीन कैसे बनती है, और खोल के देख लो भैया, और रोबोट कैसे बनता है, ऑरेंज वुड लैब वाला रोबोट बना रहा है बढ़िया। तो ये जो एक बच्चों वाला तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ मतलब बच्ची वाली चीज़ है कि मतलब हम लोगों की जो एक चाइल्डिश आदत होती है कि खोल के तोड़ के देखें कोई चीज़ की इसमें अंदर।
अबे मेरे घर में तो मार पड़ जाती थी यार, मैंने बस घड़ी खोल दी थी, बहुत पिटे थे। घड़ी भी मतलब मैकेनिकल घड़ी जो होती नहीं बड़ी, वो घंटा वाला, पे खोल दी थी, पिटे थे, शाले तो घड़ी तोड़ दी। अब हम लोग यार अबंडेंस इकोनॉमी में मूव किए हैं, पहले बहुत खस के स्कार्सिटी थी यार, घड़ी का मतलब एक ही घड़ी है, हाँ दोबारा नहीं आएगी। हाँ, तो उस टाइम पे टिंकरिंग वॉज वेरी एक्सपेंसिव। राइट। अभी टिंकरिंग इज ऑब्वियसली अफोर्डेबल, बट हमारा सिविलाइजेशनल हैंगओवर है कि जो एक्सपेंसिव थी उस टाइम पे तो हमारे दिमाग में घुस गया कि एक्सपेंसिव है, तो अभी भी नहीं करते हैं। मैं बताऊं भैया से कैसे कहता हूँ। कल एक लड़का मेरे से कहता है, मेरी चैट में स्ट्रीम पे, कहता है भैया मैं ना पहले मोटा था, अब मैं पतला हो गया हूँ, लेकिन ना मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं बोला तू दिमाग से मोटा है, ठीक है, ये होता है, जो मोटे लोग पतले होते हैं दिमाग में मोटे रहते हैं। हम अमीर हो रहे हैं पर हम दिमाग से गरीब हैं। अरे बिल्कुल सही बात बोली। हम दिमाग से गरीब हैं, हमारी प्रॉब्लम। और मेरे ख्याल से इनैक इज अ वेरी गुड प्लग हियर, बिकॉज इनैक का पर्पस ही है भाई चलो खुद भी और सबको लेके फास्ट अमीर होते हैं टेक्नोलॉजी यूज करके। Right? यार इनैक का काम एक ही है कि भाई हम कॉलेज जाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि अगर तुम हाथ से कुछ बना लेते हो तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है, अच्छी वैल्यू है, और उसके रास्ते आप अपना स्टार्टअप बना सकते हो, अपनी कंपनी बना सकते हो, बिजनेस बना सकते हो, और कंट्री भी आगे बढ़ेगी, और उसी के रास्ते अपना फ्यूचर है। अपना फ्यूचर हाथ से बनाने के रास्ते है, क्योंकि हम अगर नहीं बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे तो कल बनाएंगे, कभी ना कभी बनाएंगे। अगर हम कभी भी नहीं बनाते हैं तो भारत का आगे फ्यूचर नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है यार। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारी इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन की है, 4 ट्रिलियन की है, और उससे हमको 6% खींचना है हर साल, हाँ, या 8% खींचना है, तो 8% ऑफ 5 ट्रिलियन अगर तुम पकड़ लो, हाँ, तो 400 बिलियन ऐड करना है। आज की डेट में अगर इकोनॉमी 6% खींचती है तो वो 2 ट्रिलियन पे 6% खींच रही है, या 3 ट्रिलियन पे खींच रही है, तो वो बहुत छोटा नंबर है। राइट 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 राइट। बात समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ तो रहा हूँ। 5 पे 6% मारना, फिर 6 पे 6% मारना, फिर 7 पे 6% मारना, वो भारी काम है। अरे बहुत भारी काम है यार। राइट। अब समझ लो हम 5 के पास पहुंच जाते हैं, अगर हम वहां रुक गए तो फिर तो लोअर मिडिल इनकम और ब्राज़ील बन गए, फिर हम ब्राजील बन गए। फिर हाई क्राइम, कंट्री ग्रो नहीं कर रही है। वो इनइक्विटी के जो डाउनसाइड्स हैं, जो सेपरेशन ऑफ इनकम के डाउनसाइड है, वो दिखने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, चोरी, अरे मर्डर, बिल्कुल, क्राइम। क्योंकि एक लेवल के बियॉन्ड एक जनरेशन रुकेगी नहीं। एक लेवल के बियॉन्ड बोलेगी यार देखो अब एक्सेस टू कैपिटल नहीं मिल रहा है, तो सड़क पे जाके, ब्राज़ील में एक टाइम था कि भैया पहले जा रहा था कार से और उसका हाथ पकड़ लिया, कोई घड़ी थी और उसने घड़ी निकाल ली हाथ से, और दूसरा आदमी कोई था तो उसका हाथ ही काट दिया कि भाई घड़ी निकालनी थी। एक टाइम ये भी था। हाँ, ये टाइम आ सकता है इंडिया में कि भाई एक जनरेशन बोले जिनको नहीं मिल रहा है सब कुछ, कि यार अब देखो बहुत हो गया, और वो अगर हम 5 ट्रिलियन पे 500 बिलियन ना ऐड कर पाए, 6 पे ना ऐड कर पाए, 7 पे ना ऐड कर पाए, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वो ऐड करने के लिए अभी से प्रोडक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन से ही वो नंबर आएगा, लोकल नंबर वही बनेगा। प्रोडक्शन बीइंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, हार्ड स्टफ। और चाइना की भी ग्रोथ स्टोरी यही है, उन्होंने भी इसी तरीके से एक्सेलरेट किया है। करेक्ट। और वो अगर एक हार्डवेयर लेयर बनती है तो उसके ऊपर सॉफ्टवेयर लेयर डालना और आसान और यूजफुल हो जाता है, एम्पलीफिकेशन हो जाती है एक करेक्ट sense में। करेक्ट। चाइना की देखो, चाइना का भी देखो अपने प्रॉब्लम है कि कल्चरली उस कंट्री ने बहुत अचीव किया, लेकिन क्वालिटी वाइज अभी भी ऐसा नहीं है कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को जापानीज प्रोडक्ट के ऊपर खरीदें। नहीं, क्योंकि वो सेम क्वालिटी नहीं है। करेक्ट। हाँ, राइट राइट। आप ऐसा नहीं है कि आप कोरियन प्रोडक्ट को, सैमसंग इज स्टिल बेटर एज अ फोन, तो नाउ दे हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी। Right. Right. First it was volume, Yes. and then it is quality. Yes. Right. Quantity and quality. Right. And quality can only come from pride. Pride. That is a big one. Because you care. Because you care what that looks like for your brand. And your brand being India. कारीगरी, जो कारीगर होता है, जो घर बनाने आता है, मिस्त्री, अरे कई कारीगर देखे मैंने यार, वो अपना जान लगा देते हैं, लाइन सीधी होनी चाहिए, कन्नी सीधी होनी चाहिए, बढ़िया काम करते हैं। कई लोग को फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है ना। तो कैपिटल की वजह से नहीं, 20 साल पहले भी कारीगर बनाते थे। मेरे घर में एक बार दीवार बन रही तो कारीगर आया था, काफ़ी दिमाग से उसने बहुत सही दीवार बनाई थी, राजस्थानी आदमी था। मेरे ख्याल से वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था कि आज मुझे पैसा जरूरी है, खाना भैया किसको जरूरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो ही डजंट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड से आज मैं पैसा कमाऊंगा इसलिए मैं काम करूँ, नहीं, उसको काम बहुत अच्छा लगता है अपना। कारीगर कहते हैं उसको। जो कारपेंटर की बात मैंने करी, वो बहुत अच्छे काम से, मतलब ऐसी बढ़िया मेज बनाएगा, बैठ के अपना दिमाग लगाएगा, अपना खून पसीना बहाएगा। वो पैसे के लिए नहीं कर रहा है, पैसा इज अ साइड इफेक्ट ऑफ वट एवर ही डज, बिकॉज ही टेक्स प्राइड इन हिज जॉब। प्राइड नहीं है यार, प्राइड। हाँ, एक हमारा
लो सेल्फ एस्टीम नेचर है एज अ कंट्री. हम अपने आप को मतलब अब इंडियन है लाइक एंड आई एम नॉट सेइंग मतलब ऑनेस्टली कोई फोन नहीं है जो आईफोन से compete करता है जो इंडिया में बनता है, कोई गाड़ी नहीं है जो टेस्ला से compete करती है जो इंडिया में बनती हो. तो मैं एक रियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट से बात समझता हूँ. बट जब हम पेट्रियोटिज्म वगैरह की बात करते हैं कल्चरली, हमें लगता है कि ये लार्जली इट इज सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल और इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड सच. दिस इज अ वेरी न्यू पर्सपेक्टिव कि पेट्रियोटिज्म इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बिल्डिंग लाइक सॉर्ट ऑफ बेटर प्रोडक्ट्स. देखो जापान का इतना कम एरिया है, पूरा हिली कंट्री है ना. जापान का एरिया हम लोग जब देखते हैं बोलते हैं एरिया काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी उसकी डेंसिटी की बात नहीं होती. जापान जाकर देखना, वो पूरी कंट्री हिली है भाई. वो कंट्री में 3-4 वैलीज हैं. उस वैली, एक वैली में तुम्हारा टोक्यो ओसाका है ना, पूरा पूरा बड़ा एरिया है. दूसरी वैली उस साइड है. 3-4 वैली में पूरी कंट्री है. तो उनके पास जगह नहीं बची, नहीं हिल्स हैं सारे बाकी. राइट. उसमें जितना निकालना हो निकाल ले. वो कंट्री बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत ज़्यादा प्राइड है उस कंट्री में. सड़कें भी साफ करके रखेंगे. नालियों के अंदर वहाँ पे फिशेस, कोई फिश होती है नालियों के अंदर, बिल्कुल क्लीन नाली होती है, बिल्कुल वाटर बिल्कुल उसमें मतलब क्लीन होता है. नालियों में कोई फिश होती है नाली में, हाँ कोई फिश. क्या बात हाँ कर हाँ रहे हो? हाँ भेजेंगे तुमको. तो वो जापानीज प्राइड और इथोस. अभी देखो जापान को लोग बोलते हैं यार उसका स्टैग्नेशन आ गया. अरे वो जिस उसमें रहते हैं ना, वो यहाँ तक पहुँच गए बहुत है. अरे उन्होंने बुलेट ट्रेन 1950s में बना दी थी भाई. maglev करके होती थी, इनकी होती थी. मैगलेव तो इन्हीं की थी. अभी तो खैर मैगलेव इज अनदर टेक्नोलॉजी, बट अच्छा. बुलेट, नॉर्मल बुलेट ट्रेन वो कंट्री ने सब बनाया. इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी जानते हो, ठीक है. जगह नहीं बची उनकी कंट्री में, उनके अदर रीजंस है. बट प्राइड बहुत नेटिव है. I somehow do not see that pride in China for various reasons, and this is my own personal belief. I hope people don't get upset. India has to get that pride right, because sooner or later we'll hit that problem. German pride सुनी होगी, German pride. बहुत प्राइड होती थी which got negated after World War II, है ना. तो फिर उनको डिफीट लेना पड़ा उस प्राइड के अगेंस्ट एंड दे नेवर कुड कम बैक फ्रॉम इट. नहीं यार, BMW प्राइड है यार, मर्सिडीज प्राइड है. क्या बात कर रहे हो यार, आज की डेट में भी ऑडी में भी बिल्कुल क्या बात कर रहे हो यार. Swiss watches are pride for Swiss people. स्विस वॉचेस, सॉरी बहुत ज्यादा आवाज कर कोई रही है, नहीं. लेकिन Patek और ये सब जो होती हैं Patek Philippe, yeah. हाँ. Swiss watch is a very interesting industry because the people who are making those watches have never outsourced that to anyone. They don't outsource it. Swiss people are very proud of making those watches. They're very proud. They go work 8 hours a day to make those watches, and they don't hire people in other countries to lower their cost. सस्ते में ये साला lowering cost वाला एक ये एक जो ग्लोबल सप्लाई चेन ज़ारा और ये वाला जो है कि बांग्लादेश में बनवा लो, इंडिया में बनवा लो और फिर उसका कुछ इमेजिन क्या अगर स्विस वाले बोले यार देखो सस्ते में बनाते हैं यार, बढ़िया इसको भेज देते हैं, चाइना बनाते हैं. ऐसा नहीं है. तो प्राइड बहुत नेटिव होती है. और एक मेड इन इंडिया वाली जो चीज़ है वो इंडिया में थोड़ा सा सरकास्टिकली यूज़ हो जाती है. मेड इन इंडिया तो नहीं लेंगे. इमेजिन यार, मतलब हमारी कंट्री में अगर प्राइड ही नहीं है तो आगे कहाँ जाएगा. तो इनएक्ट भारत का पहला छोटा सा मूवमेंट है, बहुत छोटा मूवमेंट है. 2 लोग हैं, तुम और हम, कोई है ही नहीं इसमें, ऐसे सोचो. लेकिन एक मूवमेंट है भाई जो इंडियन प्राइड की बात करता है, जो बात करता है कि इंडियन प्रोडक्शन जो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उसमें हम लोगों का कल्चर होना चाहिए. हमको अपना एलिमेंट डालना है और वी हैव टू बी प्राउड एंड वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स. देखो इस तरह सोचो कि तुम ये बोलो कि यार देखो हम नहीं करेंगे, हमारी अगली जनरेशन करेगी, और अगली जनरेशन के पास कोई आइडिया नहीं है. हमारी जनरेशन जो है, जो मतलब जैसे तुम लोग हो गए यार, हमारी जनरेशन निकल गई, वो जनरेशन 18 से 30, 18 से 35 के जो लोग हैं वो सारी वॉर करते हैं, जाके लड़ाई करते हैं, सारा काम करते हैं, और उसके ऊपर जितने लोग होते हैं वो बैठ के प्लानिंग करते हैं, नहीं तो वॉर के बाहर बैठे होते हैं. राइट. ठीक. मार्गदर्शन एक्सपीरियंस हमारी जनरेशन पर रहता है, काम रहता है 18 से 30 वालों को. मेरी जनरेशन पे. हाँ. राइट. अगर एक जनरेशन क्लूलेस निकल जाती है तो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि वो क्लूलेस जनरेशन अगली जनरेशन को मार्ग दिखाते. फिर उसके बाद चीज़ें खराब ही होती रहती हैं. मैं वापस जा रहा हूँ, भारत ब्रिटिश के अंडर ऐसा नहीं हुआ कि पहली जनरेशन जो 1857 वाली थी वो जो लड़ाई करके हारी हो तो उसके बच्चों ने पिकअप कर लिया हो. इट टुक 100 years.
100 years, 1857 के बाद 100 2-3 years, जनरेशन का लूप लगा. हाँ 3-4, क्योंकि उस ज़माने में तो खैर जनरेशन छोटी भी होती थी, 25-25 साल में मतलब आदमी बड़ा हो जाता था, तो समझ लो 4 जनरेशन 5 जनरेशन लग गई भैया. ऐसा नहीं हुआ कि ये सट से चालू हो गया. ये चीज़ हम लोग बहुत गलत सोचते हैं कि हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कर लेंगे. नहीं, ये गया, ये 100 साल के लिए गया. अगर हम नहीं करेंगे, समझ रहे हो, तो Right. कोई नहीं करेगा. हमें करना चालू करना है अभी. राइट. ये अर्जेंसी समझ में आएगी नहीं तो आदमी देखो. भारत का जो इंडिपेंडेंस का जो सीन था, वो जैसे पकड़ो तो बाल गंगाधर तिलक वगैरह से चालू हुआ था, वो बहुत लेट आया था 1857 के बाद. समझ रहे हो, इट वाजंट लाइक कि, है ना. It did not continue. There was an abrupt end and then it began again. है ना, यही कह रहे हो. उसके वो भी पकड़ लो तो वो चीज़ भी उस जमाने में थी जिस जमाने में मतलब इंडिया एज अ कंट्री, पूरी जो कंट्री हमारी थी, वो मतलब पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थी. बहुत राजा थे उसके, बहुत छोटे छोटे राजा थे. तो इंडिया का नोशन बनते बनते थोड़ा टाइम लग गया. Right. है ना. यूनिफाइड इंडिया का. मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ लोगों को. भैया ये बताओ कि आज़ाद चंद्रशेखर राजा का नाम सुने हो? उसकी उम्र कितनी थी जब वो मरा था? 23-24. बस भगत सिंह 24. बस समझे बात को. बिल्कुल. तो वो 25 साल वाला 24 साल वाला 1906 और 1907 में बॉर्न हुआ था. 1857 के बाद 1907 में बॉर्न हुए थे ये लोग. 40-50 साल का लूप है. हाँ, ये समझे बात को. ऐसा नहीं होगा कि हमने नहीं किया तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन करेगी. सक्सेसिवली खराब होती है. और वो भी ब्रिटिश थे जिन्होंने काफ़ी टॉलरेट किया. अगर ये कोई और होते, जर्मन होते, तो साफ कर चुके होते. और अमेरिका ने यही किया. अमेरिकन इंडियन साफ हो गए भैया वहाँ पे. ये तो पता है चीज को. अमेरिकन इंडियंस, नेटिव इंडियंस को पूरा वाइप आउट हो गए. कि इनको मौका ही मत दो, मौका ही, बच्चों को ही मौका मत दो. बस. जनरेशनल जो सिविलाइजेशनल विजडम है उसे खत्म कर दो, उस आइडेंटिटी को नस्ते नाबूद कर दो, ताकि उसका कोई रूट ही ना रहे. बस. सो ये अर्जेंसी होनी चाहिए. अर्जेंसी का मतलब समझते हो कि मतलब ये नहीं कि आराम से बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों. ऐसी भी जल्दी किया है जब जीना है बरसों. मेरे को 2 क्वेश्चन है इसी टेंजेंट पे, और शायद ये 2 क्वेश्चन काफी कंक्लूसिव क्वेश्चन है. एक भाई, मैं रीजनेबल बात कर रहा हूँ और एक और पॉडकास्ट में मैं ये एड्रेस करना चाहूंगा आपके साथ. एक आदमी है भाई, ठीक है, जो आपकी बात सुनता है, जो इस पॉडकास्ट को सुनता है और कहता है यार हाँ यार इस बात में दम है, क्योंकि मैं वो कलेक्टिव सेंटिमेंट फील कर सकता हूँ जहाँ मैं एक आइडेंटिटी से इंडिया के लिए कुछ करना है. ठीक है, वो घर जाता है 2 दिन बाद पॉडकास्ट सुनने के, उसको रियलाइज होता है भाई मंथ एंड आ रहा है, पैसे नहीं है, और वहां से एक चक्रव्यूह शुरू होता है जो उसकी पर्सनल नीड्स ओवर कलेक्टिव नीड्स. आप समझ रहे हो कि अब मेरे को अपना ध्यान रखना है, मेरे को भी तो वो गाड़ी चाहिए, मेरे दोस्तों के पास भी तो ये है, मेरे पास भी तो गर्लफ्रेंड हो, या मेरी बीवी भी तो इस तरीके से खुश हो. उस लूप में फंस जाता है. और फिर ये जो चीज़ है ना, ये सेकेंडरी टर्शरी, धीमे धीमे इट गोज डाउन द सॉर्ट ऑफ रैंकिंग, राइट, ऑफ प्रायोरिटीज. व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, आई एम नॉट सेइंग समबडी शुड बी लाइक मेरा पर्सनल बेनिफिट जाए भाड़ में, मैं तो सिर्फ देश के लिए ही करूंगा. वो भी मैं एडवोकेट नहीं कर रहा. मेरे को लगता है एक हेल्दी तरीका है ये दोनों चीजें अलाइन करने का, आपके पर्सनल इंसेंटिव्स और आपके कम्युनिटी इंसेंटिव्स, बिकॉज दीज कम्युनिटी इंसेंटिव्स आर एक्सटर्नैलिटीज दैट विल कम इनटू योर पर्सनल इंसेंटिव स्ट्रक्चर. कल को अगर इंडिया चाइना में वॉर होती है, टचवुड ना हो, बट अगर वॉर होती है, उस वॉर का कॉन्सिक्वेंस तुम्हारी जेब और तुम्हारे वॉलेट पे भी होने वाला है. सो इट इज नॉट लाइक कि आई कैन बी रिच विदाउट वरिंग अबाउट व्हाट माई कम्युनिटी लुक्स लाइक. However, if I'm completely community oriented and I think मैं तो सिर्फ देश के लिए करूंगा, you will only grow up with a sense of betrayal because the world doesn't care. The world is very ugly. The world doesn't bother. You'll never make money. Your friends will all make money and so on. So, इस incentive structure को enact के अंदर, how do you unify that? That's question 1. And 2, maybe it is tied, is give me the utopic image after this enact or sort of any accelerationist, any technologically guided philosophy for Indians is realized. What does the future look like? So देखो, एक चीज समझो बात को. जैसे ये माइंडसेट का चेंज है थोड़ा सा. भारत आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन भारत मेंटली आज़ाद आज तक नहीं हुआ है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेंटल स्लेवरी, जो मानसिक स्लेवरी होती है, मानसिक दास्ता, वो कल्चरल होती है और वो फिज़िकल भी होती है. जो फिज़िकल
slavery है that comes from lack of using the structures and process and things that you cannot produce, like lack of using the things that you're not producing. So dependence on other people for your physical infrastructure. Dependence on other cultures, Right. other countries, Right. for your existence, Right. for your base existence. कि अगर वो हाथ खींच लें तो आप गए. हाँ. फिर मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये चीज़ काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है कि यूक्रेन की बात कर रहा है, रशिया की बात कर रहा है, ये सब वो सब जो भी है, कि तो एक एग्जांपल दे रहे हैं यार, आप जिस साइड भी हो. यूक्रेन और रशिया के जो इशू हुआ तो यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया और रशिया अकेले. रशिया ने क्या किया कि इंटरनली प्रोड्यूस करना शुरू किया, चाइना से हेल्प लिया, जो भी किया, लेकिन उन्होंने झेल लिया. और दुनिया अभी का pressure. दुनिया का प्रेशर और प्रोड्यूस करा अंदर इंटरनली, और आज की डेट में वो जीतने के कगार पे हैं. क्या इंडिया जब इस पोजीशन पे हो तो कर सकता है ऐसा काम? आप उसको सोचिए कि अगर उसको पूरा जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर आइसोलेट कर दे इंडिया को, तो क्या इंडिया सेल्फ सस्टेनिंग एक फाइट कर सकता है कि नहीं? हाँ. तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप ले रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन. राइट. हम ये कह रहे हैं कि ये दिस विल क्रिएट एन अर्जेंसी कि चलो ठीक है, जॉब तो हमें करनी ही करनी है और हमको मंथ एंड में हमको सैलरी चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है ना. इसको कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे होता है, वो करने का काम शायद सारे लोगों का नहीं है, कुछ लोगों का है. सो लीडरशिप इज़ फ्यू पीपल, right? Generals are few, soldiers are many. Those few people have to come ahead. Maybe it's you, right? Maybe it's somebody else. And then say, okay, we're going to take this role. हम लोग ये करेंगे. हम, you spoke to Sanjeev Sanyal. Let's say you brought this up and you said, look, I really see this as a important subject. And then we drive a conversation कि चलो अभी क्या कर सकते हैं, चलो किसकी हेल्प कर सकते हैं, कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इंडिया को ज़रूरत है, हमें करना है. क्या हम नहीं कर सकते हैं? अरे इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है डिफेंस एक्सपोर्ट की, वो MKU है. MKU कहाँ पर है? कानपुर में. कानपुर में है. ये चीज़ हम लोग रोज़ क्यों नहीं बोलते हैं? तो हम लोग को हर चैनल पे, हर फोरम में तो ये बोलना चाहिए कि इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी जो नेटो को सप्लाई करती है, जो 66 कंट्रीज को सप्लाई करती है, वो कानपुर में बनाती है. दैट मीन्स देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ईदर ऑन टैलेंट और ज्योग्राफी. बिकॉज यार इन आवर माइंड वी थिंक ऑफ बैंगलोर, वी थिंक ऑफ पुणे, हैदराबाद, चेन्नई. We don't think of Kanpur as a place where they are producing goods that are being exported out of India. Innovative tech. नाइट विजन ग्लासेस बन रहे हैं कानपुर में, बन रहे हैं. क्या बात कर रहा है? बड़े बन रहे हैं भाई, रियल है. वो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, वो उसको भी इंडिया को बेचना नहीं, क्योंकि उसको अच्छा पैसा मिलता है बाहर से. That's another story. But it's a good story. It's a white pill. Right. Which means that it can be done. Which means जो अभी बोला ना कि जो आदमी मंथ एंड में सोच रहा है कि उसकी सैलरी आएगी नहीं आएगी, we can convince that person that this is possible. थोड़ा रुक जाओ, ये पॉसिबल है. ये तो नहीं बोल सकते कि पॉसिबल नहीं, कानपुर में कर दिया है. राइट. ठीक है, अंडरस्टैंड. एक सोलर इंडस्ट्री है नागपुर की, वो ड्रोन बना रही है. आइडिया फौज के बारे में हमने बात करी. राइट. मैंने 2-3 कंपनीज में पर्सनली इन्वॉल्व अपने आप को किया है, जिसमें ड्रोन का काम चल रहा है, लेज़र का काम चल रहा है, काफ़ी चीज़ों का काम चल रहा है. काम बढ़िया हो रहा है. कल्चरल चेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कल्चरली थोड़ा सा एक मेंटल स्लेवरी है. मेरे ख्याल से आईटी कंपनीज, आईटी सर्विस कंपनी जब से आई हैं, तब से एक और मेंटल स्लेवरी आ गई है, सर्विसेज मेंटालिटी. ये जो आप BPO रेवोल्यूशन की बात कर रहे हो कि वी आर एंसिलरी टू अ मेन यूनिट समवेयर एल्स एंड दैट हैज प्रोड्यूस्ड अ साइकोलॉजिकल, जो कि देखो तुमने बहुत सही बात बोली कि वो जॉब प्रोड्यूस करती है, कोई खराब बात नहीं. खराब बात नहीं है, खराब की बात नहीं कर रहे. उसके आफ्टर सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर. हाँ. और देखो सीधी सी बात है, जैसे बोला कि अबंडेंस माइंडसेट में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, वो भी हो ये भी हो. राइट. तो मेंटल स्लेवरी कुछ लोगों में हो और कुछ लोगों में अगर ना हो तो भी अच्छा है. और वो हम अगर इस रूट के थ्रू करें तो जो लोग फेंस पर हैं, फेंस सिटर पर, जो लोग कन्विंस्ड हैं कि पॉसिबल नहीं है, ब्लैक पिल है भैया, हमें अपने घर में जाना है, सोना है और खाना है और निकलना है, तो वो ठीक है. पर अगर हम लोग ये 30% लोग जो इंटरेस्टेड हैं, उनको जो फेंस पे बैठे हुए हैं 10-15%, उनको मूव कर लें इस साइड, और उसमें से 2% लीडरशिप निकला है, अरे बस तो काम हो गया, खत्म हो जाएगा. हाँ, ठीक. तो इस पॉडकास्ट के जरिए अगर एक आदमी, एक औरत और एक व्हाटएवर बच्चा जो भी हो, एनी पर्सन
We can get even one person aggressively interested in leadership and they take this mental. टर्मिनेटर मूवी देखी है ना? वो बच्चा एंड में स्टार वो बनता है, फ्यूचर लीडर बनता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, राइट? राइट. एक लीडर निकल जाए, अपना काम हो गया यार, अपना काम हो गया. देखो मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक लीडर निकल जाए 10 निकल जाए. हाँ, मेरी प्रॉब्लम है कन्वर्सेशन ही नहीं हो रहा है. तुमको कन्वर्सेशन करना पड़ रहा है मेरे साथ, और यह हम दोनों के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा है इसकी. राइट. तो ये अपने को सॉल्व करना है. कॉन्वर्सेशन हो, लोग अपने घर में बात कर रहे हैं जब वो डिनर पे खा रहे हैं और कॉरिडोर से पावर दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो बड़े बड़े लोग बात करें यार कि देखो ये आइडिया आया है, डज इट मेक सेंस और डज इट नॉट मेक सेंस. Let's say they say it doesn't make sense. I'm okay with that. I'm okay with that. As long as the conversation begins, huh? At least have a conversation. Right. Maybe 10 people, out of 10 people, 5 will say this is good, Right. 5 will say this is bad. Those 5 people who say this is good can contribute. Right. And then we move forward. Right. And if as a collective we say, no, this is a bad idea, we're not going to do it, then I will be very happy because at least we had a discussion, we reached a conclusion, we move on with our lives. And we move forward from there. It is not like you move back, nah. Exactly. Like technology and ideology, once you step in, you only move forward to solve the problems, never backwards. Exactly. We move on, we do other things, but if we don't have a conversation, we are stuck. The other part of this is, since India is democratic, the conversations can only start with us, you and I, bottom up. Right. We can't expect the Prime Minister of India to come on TV every day and give a policy In bhashan. fact, Mr. Sanyal told me, I don't know if that came on camera or not, but the government's also not interested. The government's fast moving towards removing themselves from business spaces. And they're like, private industry handle karegi. हम सिर्फ infrastructure provide करेंगे, bureaucratic and otherwise. Sanyal sir, big fan. Yeah, let's go. So I understand. I see what you're saying, and I think you are right to some degree. This is a very interesting angle कि हम एक इंडिक लेंस से, एक सिविलाइजेशनल लेंस से, एक ऑप्टिमिस्टिक ऑफ आवर सेल्व्स लेंस से फ्यूचर कैसे इमेजिन करें, और उसमें टेक्नोलॉजी जो बिल्डिंग ब्लॉक होने वाला है. क्योंकि जब हम व्हेन वी गो टू हिस्ट्री एंड वी रोमांटिसाइज हिस्ट्री ऑल्सो ना, हमारे इंडिक एंड से, what we romanticize is the great things that could have existed then. हम मोहनजोदारो की बात करते हैं, हम नालियों की बात करते हैं ना. Correct. कि उस टाइम नालियां, because that was the latest tech. Drainage. Right? And then when we come a little bit further, maybe around 800 BC, 800 AD, we talk about एक civilizational stasis कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं थे, कोई किसी को मार काट नहीं रहा था, खूब पैसा था, खूब abundance थी, because at that point we'd arrived at a place जहाँ सोने के सिक्के हैं और दुनिया भर की, like पैसा is an object, right? अब we are at that place where software and hardware and infrastructure on that level, वो cutting edge है, that is going to create economies of magnitude in the next 100 years. And so I think it's a very interesting point of view overall. यार ढोलावीरा में गया था, तो मैंने वो जो उनकी ब्रिक्स थी, मैंने वो देखी थी. फिर एक सेटलमेंट है, जब मैं गया था विशाखापट्टनम, तो एक हिल के ऊपर एक सेटलमेंट है 2000 साल पुराना, 2000 साल पुरानी ब्रिक्स हैं. वो ब्रिक देखी यार, वो ब्रिक उस टाइम की ब्रिक आज की ब्रिक से बढ़िया थी. तो इमेजिन आज से 3, 3.5, 4,000 साल पुरानी ब्रिक्स अलग अलग जगह जो देखी है मैंने, उनकी क्वालिटी आज की ब्रिक से अच्छी है. वो मुझे यही बताता है कि हमारा सिविलाइजेशन वाज वेरी एक्टिव इन मेकिंग स्टफ, मेकिंग थिंग्स, मेकिंग buildings and drainage and temples and stupas, और वो हम पूरा सिविलाइजेशनली उसको भूल गए और फिर फ्लिप हो गया पूरा. बिल्कुल. फॉर वेरियस रीजंस. In fact, to what reasons are is a very interesting question also, क्योंकि ना ये somewhere around 1100 1000 AD ना एक एटीट्यूडनल शिफ्ट आता है कि अब हम बाहर नहीं जाएंगे, वी विल नॉट ट्रेड विद द वर्ल्ड, अगर आप बाहर जाओगे आपकी कास्ट लूज, एंड दैट सॉर्ट ऑफ इज अ सिम्टम और द रीजन फॉर व्हिच यू नो दैट 1192 में 1192 में हारे थे वो गौरी गजनी वाले पूरे, उसकी बात कर रहे हो एपिसोड की. तो तब से है, बट विदाउट गोइंग इनटू हिस्ट्री ऑब्वियसली, व्हिच इज ऑब्वियसली वेरी complicated, mired in politics and so on. Very interesting. Yeah. I'm also very interested in that. I think I also made a post about York in England, which has these nice 500-year-old pathways and streets and homes, 800-year-old homes.
मैं पोस्ट पॉज किया, यहाँ पे तो जितनी चीज़ें तो जला दी गई। तो 1730 के आसपास नादिर शाह दिल्ली आया, पूरा दिल्ली जला दिया, राइट, बिल्कुल है ना। राइट। फिर वो अब्दाली आया, फिर उसने जला दी 17 पानीपत की बैटल में 1760 के अराउंड, हाँ 60 के अराउंड जला दिया, हाँ सबको मारा। ये इतना काम सबको मार के चले गए, सबको मार के चले गए 2-3 बार ऐसा हुआ ना। तो यार अभी 1760s में न्यूयॉर्क बन रहा था यार, हाँ। राइट। वेस्ट में तो पूरा ऑक्सफोर्ड बन चुका था, तो वहाँ तो 1100 में ही बन गया था भाई। हाँ that's what so यार वहाँ की इंस्टीट्यूशंस तो बिल्कुल मजे में चल रही थी। यहाँ के यहाँ तो लोग लेफ्ट राइट लाते और जगह जला के मार के खत्म कर देते, सक्सेसिव जनरेशंस को मार दिया, राइट। तो यहाँ के रूट्स लेना तो बहुत डिफिकल्ट है। वो तो जापान में भी नहीं हुआ इतना बुरा हाल तो। इतना बुरा हाल, हाँ और वो हाल दुनिया में आई वुड से कहीं नहीं हुआ है, टर्की में भी नहीं हुआ है, जो मैसिव ब्लड बाथ, सिविलाइजेशनल ब्लड बाथ। इवन इन 1700s 1857 में कानपुर को पूरा साफ कर दिया था ब्रिटिशर्स ने उठा के पूरा, सबको जब म्यूटनी हुई थी। फिर ब्रिटिशर्स ने पूरा दबा के रखा पूरा। ब्रिटिशर का फंडा बहुत क्लियर था, बहुत क्लियर साफ फंडा था, भैया देखो खाना नहीं देंगे, जब तुम्हारा अकाल पड़ेगा तुम लोग मरोगे। ऐसे सक्सेसिव अकाल हर 3-3 साल में, मतलब हमारी तो जीन चेंज हो गया यार। अपनी जो पूरी बॉडी की जो फिजियोनॉमी है वो पूरी चेंज हो गई, क्योंकि हम लोग इतने सारे अकाल पड़े 3-3 साल 6-6 साल में अकाल पड़ रहे थे। इंजीनियर्ड स्टारवेशन, इंजीनियर स्टारवेशन जो 1942 तक हुआ। हाँ 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 हाँ। ऐसे नहीं कि 100, 1000, 10,000 नहीं, ऐसे लोग लाखों। बंगाल का फैमिन कितने लोग मरे, कोई हिसाब ही नहीं है। कोई हिसाब ही नहीं। 9 मिलियन बोलते हैं, कोई 50 मिलियन बोलता है, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब 9 मिलियन 50 मिलियन, आप समझ रहे हो, 9 मिलियन भी बहुत है यार। हाँ, और एकदम से 5 करोड़ बोल रहे हो। द अदर पार्टीज की ये सारा तब हो रहा था जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। जापान US से इंपोर्ट कर रहा था, पूरा टर्की ओटोमन चल रहे थे बढ़िया अपना पूरा। तो ऐसा बड़ी कोई ज्योग्राफी थी नहीं जिसमें, इंडिया जैसी बड़ी ज्योग्राफी जिसमें बिल्कुल हाहाकार नरसंहार चल रहा हो। तो 1947 तक तो ये चला। उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई, ठीक है, उसने बोला कि यार देखो धीमे चलते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, इंडस्ट्रियलाइज नहीं करते हैं, आराम से चलते हैं, सोशलिज्म लगाते हैं। पर उससे क्या हुआ, सिविलाइजेशन ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया। आज की डेट में 2023 में हमारी कंट्री ने अपना प्लेन तेजस जो बनाया है उसमें भी इंजन बाहर का यूज़ किया है ना। तो चलो ठीक है, हमारे रीजंस हैं, बट मैं खड़े होकर बोलना चाहता हूँ भैया अभी हो गया, अब इनैक्ट करते हैं अपना प्लेन और अपना इंजन बनाते हैं। चलो क्या लगता है तुमको एग्जाम्पल दें, मैं हैकाथॉन करता हूँ, उसमें सिर्फ प्लेन की डिज़ाइन की बात करेंगे। चलो फिर अगली हैकाथॉन करेंगे, टेक्नोफेस्ट है टर्की का। Turkey is the world leader in drones. You know that, right? I did not. It's a world leader in drones. It actually produces more drones than in dollar value than US exports more drones. But उनका एक टेक्नोफेस्ट है, हैकाथॉन टाइप है, जहाँ पे सारा वो पूरी कंट्री के बच्चे और यूथ आते हैं और अपने अपने ड्रोन्स बनाते हैं। हम लोग बोलते हैं यार हम लोग करते हैं 5 साल बनाते हैं, 5वें साल इंजन्स पे डालते हैं, अपने इंजन्स बनाते हैं, राइट। तो ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर काम पे आएंगे, अपने उद्योगपतियों को अलाइन करेंगे, कुछ लोगों को नेम एंड शेम भी करेंगे और ड्राइव करेंगे टू अ पॉइंट वेयर वी हैव दीज आंसर्स। यार ये देखो ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, यहाँ ये बनता है, यहाँ ये बनता है, और हम ये बना रहे हैं, ये फंडा फला बंदा ये बना रहा है, और हमारे यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। नो एक्सक्यूजेस एनी मोर। क्या चाहिए हम करवाते हैं, IIT कानपुर से बात हम करते हैं, IIT कानपुर में लैब खुलवाते हैं, और अगर कहीं पर भी बॉटलनेक आता है तो उसको एस्केलेट करते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं। इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया देवांग मेहता का। देवांग मेहता जिन्होंने NASSCOM, अब कहते हैं फॉर्म तो नहीं करी थी, लेकिन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने IT रेवोल्यूशन इंडिया का, IT सर्विसेज रेवोल्यूशन इंडिया का एसेंशियली लीड किया था, NASSCOM के प्रेसिडेंट। हाँ, मैंने आपका पोस्ट पढ़ा था, वो गुजराती थे ना, गुजराती जेंटलमैन। ही डाइड अर्ली, जैसे मुझे कभी कोई डर लगता है उनका एग्जांपल लेने से। 41 पे ही मरे थे वो। मतलब हमारी भाई मेरे मन में इतने सारे नहीं भाई, आप 42 की नहीं हुए अभी। ये बात भी सही है। हो गए ना 42 के, हो जाएंगे यार। Let's go bro।
क्योंकि मेरे को याद है मैं जब जतिन भाई से बात कर रहा था, कह रहे थे आप 41-42 के ही हो. तो अगेन ये चीज़ें जो हैं, ये कॉन्वर्सेशन करना तुम जब कर रहे हो ना, ये तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन यहाँ से हो गया स्टार्ट. अगर कल हिस्ट्री में कुछ चेंज होता है तो लोग कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि चलो हमने सबसे पहले बात करी थी. इसीलिए मैं बाकी लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, देखो हाँ विनिंग टीम को सपोर्ट करना कोई फायदा ही नहीं है, हाँ, है ना. कौन जीता आईपीएल में? पता नहीं भाई, मैं तो ध्यान नहीं फॉलो नहीं देते. अरे अपनी आईपीएल वाली फॉलोइंग है, बड़े कस के पोस्ट करते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, आईपीएल होता है. बहरहाल जो विनिंग क्लब है उसको सपोर्ट किया तो क्या किया, देता. वो सपोर्ट करो क्लब को जो अप एंड कमिंग हो. फिर जब वो विन करता है तब तुमको क्या फीलिंग है वो, क्या फीलिंग है वो बोलते नहीं, हम तो उस टाइम से टॉटनहैम को सपोर्ट करते थे या लिवरपूल को. मेरे साथ ये रहा है भाई, जब तक मैंने सपोर्ट करना छोड़ा वो जीत गए. ऐसा लगा भाई यार, जब 10 साल की लॉयल्टी. बट भाई मेरे को ये आइडिया बहुत अच्छे समझ में आया. आई थिंक जितने लोग ये कॉन्वर्सेशन सुनेंगे उनके दिमाग में बत्ती तो ऑन होगी. मैं चाहता हूँ ये कॉन्वर्सेशन जो हमारी अप एंड कमिंग टेक क्लास है, जो आज की डेट में इंजीनियर बैठे हैं अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग कोनों में, अलग अलग जॉब्स में, वो ये सुने. और उससे शायद जो लीडरशिप इनमें से निकल के आएगी आज से 10 साल में, 20 साल में, जब ये 20 साल का बच्चा 40 का होगा, आपकी उम्र का होगा और कुछ कर रहा होगा, आई होप दिस इज द सीड दैट इंस्पायर्स. तुम बाबा उम्र पे कहा आ रहे हो यार, हम तो यंग लोग हैं. सॉरी बट थैंक यू सो मच. मजा आ गया भाई. If you're passionate about conversations like this, and if you think, Prakhar, I'd like to listen to more conversations like this, then I must tell you there is a subscribe button right here and a bell icon right next to it, and it's your moral obligation to press that. Press the subscribe button and I'll see you around for more conversations just like